रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पिछले लेक्चर से मुतल्लिक़ा ही हमारा नेक्स्ट ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा आपको फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स करवाई थी, ठीक है जी, और आपको एक एक्टिविटी भी दी थी, होपफुली आपने कर ली होगी। ठीक, तो कुछ चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटे, ग्रुप में आप उसको शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आज हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक का नाम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है ये वो अगला स्टेप है, अगली स्टेज है। जब हमने एक फ़्लो चार्ट बना लिया, फ़्लो चार्ट बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, उसका एक एल्गोरिदम लिखना है, एल्गोरिदम बनाना है। तो बेटे ये जो एल्गोरिदम होता है, आप यूँ कह सकते हैं कि आपने इसको सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर अपने मसले को बयान करना होता है, अपने प्रॉब्लम को सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना, बयान करना, डिपिक्ट करना भी कह देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम राइटिंग। तो एल्गोरिदम राइटिंग जो है ये ज़रूरी होती है और ये लास्ट स्टेज है कोडिंग से पहले का बेटे। इसके बाद आपने कोडिंग करनी है। मतलब कोडिंग से मुराद क्या है? टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का अमल क्या है? कोडिंग है। तो उससे पहले ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं कि एल्गोरिदम क्या है जी? सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी एक मसला आपने जो दिया हुआ है, उस मसले को जब आपने हल करना है, तो ये अगर थोड़ा सा मैं शुरू से आपको रिमाइंड करवाऊं तो हमने क्लियरली डिफ़ाइन किया कि क्या है, फिर उसके देखा कि कितने सोल्यूशन हैं, फिर हमने ये देखा उनमें से बेस्ट कौन सा है, फिर हमने उसका एक अंदाजे से एक वो कंक्लूड किया, एक निकाला सोल्यूशन निकाला, और फिर उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इसका फ़्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद फिर उसकी कुछ चंद एक एग्जांपल थी, और अब अगला जो सेकंड लास्ट स्टेज है प्रोग्राम बनने से पहले की, वो है बेटे एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम हर एक प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे फ़्लो चार्ट ज़रूरी होता है, एल्गोरिदम में आप सारी चीज़ें डिटेल से स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर उन्हीं चीज़ों को लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते जाते हैं। तो यूँ आपका प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। फ़्लो चार्ट में तो हम शेप्स बनाते हैं, शक्लों के अंदर वो सारे स्टेप्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन स्टेप्स को सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर, सादा तरीन इंग्लिश के अल्फाज में जो है वो लिखेंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको करवाता हूँ। हाउ टू प्रिपेयर अ टी। लो जी, राइट एल्गोरिदम टू प्रिपेयर अ टी। एक चाय बेटे, चाय बनाने का प्रोग्राम। अच्छा, इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे मसाइल को हल करते हैं। तो चाय भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक मसला है ना। चाय हमने बनानी है तो कैसे बनानी है, उसका प्रोग्राम बनाना तो कैसे बनाना। एग्जाम्पल आपको रोज़मर्रा रूटीन लाइफ से इसलिए दी जा रही है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अदरवाइज़ ये भी तो कहा जा सकता है कि फ़लाँ फैक्ट्री का एक प्रोग्राम बनाए जी, जिसके इतने वर्कर हैं और उसकी सैलरी का प्रोग्राम बनाए, तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके इस लेवल के आपके सर के ऊपर से गुजर जाने के, जी पता नहीं ये सर ने क्या कह दिया। तो इसीलिए किताब में भी ऐसी ही एक एग्जांपल रखी गई, आसान सी एग्जांपल। ये वो काम है जो आपके घर में रोज़ होता है, हर घर में तकरीबन रोज़ होता है जी, चाय बनाने का काम। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ बच्चों को अच्छी सी बनानी भी आती हो, ये भी हो सकता है, ठीक है बेटे। तो इसके स्टेप अगर हम देखें तो क्या होगा जी? पहला स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा कि हमने डेफिनेटली स्टार्ट एक लेना है। स्टार्ट क्या लेना है? किचन में चले जाओ, स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या करना है? आपने चाय वाली केटल लेनी है, ठीक हो गया। तीसरा स्टेप, अब ये जो चाय वाली केटल बेटे आपने लेनी होती है, ये भी मतलब केटल भी होती है, मतलब आप यूँ समझ लें घर के हिसाब से चेंज होता है। कुछ कहीं किसी जगह पे केटल होती है, कहीं पे इलेक्ट्रिक केटल है, कहीं पे कुछ है, तो वो आप उस हिसाब से उसको कंसिडर करेंगे जी। अब उसके बाद अगला काम क्या है जी? पोर वाटर। अब उसमें आपने ज़ाहिर है
चाय बनानी है तो चाय में पानी तो होता ही है, तो जो पानी आपने डालना है वो उस हिसाब से डालना ही होता है कि जी कितने कप है, ठीक है ना जी। उसके बाद अगला काम क्या करना है जी, पुट द केटल ऑन फायर कर लें या स्टोव कर लें, कुछ भी कर लें, चूल्हे पे रखेंगे, ठीक है। फायर इसलिए आसानी से कि चूल्हे की वो डेफिनेशन फैमिली टू फैमिली चेंज हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये मोटे मोटे स्टेप्स में बता रहा हूँ। ऐड शुगर एंड टी, और छठा स्टेप इसमें ये होगा वेट टिल इट बॉयल्स, और सातवां स्टेप क्या होगा, सातवां स्टेप बेटा ये होगा रिमूव द केटल, रिमूव केटल फ्रॉम फायर। कहाँ से हटा देना उसको, चूल्हे से हटा देना है, आग से हटा देना है, कुछ भी कर दें और स्टॉप। चंद मोटे मोटे स्टेप्स चाय बनाने के लिए। अब इसकी अभी इनमें ये नहीं है कि ऐसे ही आप करेंगे और चाय बन जानी, तो आपको भी पता है ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसकी आगे जो तफसील हमें चाहिए दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट। उसको हम क्या कहेंगे, इसमें हमें जो रिफाइनमेंट्स चाहिए वो रिफाइनमेंट्स अभी हमने ऐड करनी होंगी या आपके पास ऐड खुद हो जाएगी। अब रिफाइनमेंट से मुराद देखें, मैं इसको आप कह सकते हैं डिटेल, मैं आपको यूँ समझाता हूँ थोड़ा सा। स्टार्ट हो गया, केटल आपने ले ली, पोर वाटर इन इट, लो जी यहाँ पे पहली रिफाइनमेंट रिक्वायर्ड है, पहली डिटेल चाहिए, क्या कितना पानी डालना जनाब। नहीं बताएंगे तो क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है ना केटल ही भर दे बंदा या हाफ कर ले, या तो ये कितना डालना पहला। दूसरा स्टेप कहाँ से डालना है, ठीक है ना, ये भी उसकी रिफाइनमेंट हो सकती है इसी की कि इसमें पानी आपने डालना है तो कहाँ से डालना है। और तीसरा, अब आपने फायर पर रख दिया उसको, ठीक है जी, तो यहाँ पे कितनी देर रखना है। फिर चौथे पांचवा स्टेप जो है शुगर और टी वाला, कि आपने शुगर और टी तो उसके अंदर बेटे डाल दी है, अब शुगर कितनी डालनी और टी कितनी डालनी, और शुगर कब डालनी और टी कब डालनी, ठीक है ना, पहले शुगर डालनी कि पहले टी डालनी, ये भी रिफाइनमेंट्स आ सकती हैं, ठीक हो गया। फिर आपने इंतज़ार करना है कि बॉयल हो जाए, और फिर एंड पे आपने क्या करना है, बॉयलिंग का इंतज़ार करना है। और इसमें टाइम भी हम लगा सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं 5 मिनट वेट करें, 6 मिनट करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉयलिंग के फौरी बाद उतार लें या बॉयलिंग होने दें थोड़ी सी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखनी, ये भी क्या आ जाएंगी, डिटेल्स आ जाएंगी, दैट आर कॉल्ड रिफाइनमेंट्स। और फिर उसके बाद एंड पे जब वो हमारा काम हो गया तो हमने केटल को हटा देना है। तो बाद में अभी इसकी सारी डिटेल नहीं आई, तो बाद में फिर हम क्या करेंगे बेटे, बाद में उसको मिल्क तो डालेंगे ना, मिल्क ऐड करेंगे तो चाय बननी है, नहीं तो ये तो क्या बन गया, वो पानी और चीनी और पत्ती आपने उसमें डाल दी है, टी पॉट्स, तो बस अब क्या हुआ, टी लीव्स सॉरी डाल दिए हैं, तो ये क्या बन गया, एक अजीब कहवा सा बन जाएगा। कुछ लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो इस तरह की भी चाय बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी आपको आइडिया है चाय बनाने का, घर वालों को बनाते देखा हुआ है, आप अच्छी चाय बना सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक छोटा सा एल्गोरिदम की एग्जांपल मैंने आपको दी, जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाए कि देखें ये सादा अल्फाज में मैंने लिख दिया, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की बेटे, कुछ नहीं, ये नहीं बताया कि फ़लान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे इस्तेमाल, फ़लान प्रोग्रामिंग फ़लान नहीं, ये एक एग्जांपल आपके सामने रखी है कि इस तरह से आप जो एक एल्गोरिदम है उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एल्गोरिदम का रोल क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया इस हवाले से, जैसा कि हमने ये लिखा, रोल ऑफ एल्गोरिदम
इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा बेटे, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रोल क्या है? थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्ट पे बता भी दिया कि एल्गोरिदम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे अभी आपके सामने एक मैंने एग्जांपल भी रखी कि उसमें हम क्या करते जाएं, उसमें अगर हम तफसील में लाते जाएं, डिटेल्स ऐड करते जाएं, उसके लिए एक ख़ास टेक्निकल वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, रिफ़ाइनमेंट। आप उसमें रिफ़ाइनमेंट ऐड करते जाएं, रिफ़ाइनमेंट ऐड करते जाएं, रिफ़ाइनमेंट ऐड करते जाएं, और एक वक्त आएगा कि फ़र्दर रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जब ये शेप आ जाए बेटे, तो ये सूरत हाल पैदा हो जाए, इसका मतलब क्या है, अब आपके पास लास्ट स्टेज आना है इसका, और वो है कोडिंग का। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एल्गोरिदम की मदद से ईजी हो जाती है, इसकी मदद से काम ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। क्यों? अभी हम टेक्निकलिटीज़ की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ वो चीज़ें जो रिटन वर्क में, रिटन फॉर्म में होती हैं, हम ये देखते हैं कि इस मसला को हल करना है, तो इस मसला को हल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे मसला ये हल होगा, उसको हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि उसको किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, कोई ख़ास टर्म इस्तेमाल करें, कोई ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर करनी है और इसका एल्गोरिदम लिखना है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या इसको कोई टी पॉट वाला जो टी का सिलसिला हमने किया कि चाय बनानी है, तो उसका प्रोग्राम हमने अगर लिखना है, उसका एल्गोरिदम लिखने से पहले जो एल्गोरिदम बनाना है प्रोग्राम लिखने से पहले, वो कैसा होना चाहिए, वो हमने देखा, सादा, सिंपल। तो ये जितना ज़्यादा आप उसको सादा इंग्लिश में लिखेंगे, सादा अल्फाज में लिखेंगे, उतना ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड करनी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है ना? उसमें ज़्यादा तफसील आप लगा सकते हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म में चले जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल जाएं, आपके जहन से निकल जाएं। तो इसलिए ये रिटन फॉर्म में, आपको याद होगा पहले लेक्चर में हमने एक मैंने मिसाल आपके सामने कोट की थी कि जिसमें कहा गया था, मैं नाम देख लूँ, एक मिनट आपको बताता हूँ अभी। आइंस्टाइन, जिसमें आइंस्टाइन से उसकी ये कोटिंग है, उसने ये कहा था कि 1 घंटा अगर उसको दिया जाए और उसे कहा जाए कि दुनिया को आपने तबाही से बचाना है, आपके पास 1 घंटा है, तो वो कहता है मैं 59 मिनट्स जो है बेटे वो लगाएगा किस काम पे, उसका डिज़ाइन करने पे, उसके स्ट्रक्चर पे, और सारा जो प्रोग्राम या जो भी काम उसने, जो इक्वेशन बनानी है, जो मसला जिस तरह से उसने उसको हल करना है, उसके सोल्यूशन को फाइंड करने पे 59 मिनट्स लगाएगा, आखिरी 1 मिनट में सोल्यूशन को चला देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग जो है एंड पे आप समझ लें वो आखिरी 1 मिनट है, जो कोडिंग है वो आखिरी 1 मिनट है। उससे पहले आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उसकी डिटेल्स के ऊपर, वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है। ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम करते हैं और एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं या एल्गोरिदम को साथ ऐड करते हैं, तो एल्गोरिदम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है इस तरह से कि हम इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपने उस मसले को बयान करते जाते हैं। जहाँ जहाँ पर फिर हमें नज़र आता है कि यहाँ पे मज़ीद तफसील की ज़रूरत है, वो हम ऐड करते जाते हैं, जिसको हम रिफाइनमेंट कहते हैं। और एंड पे जब ये मुकम्मल आ जाती है हमारे पास डिटेल, फिर हम इसका रिव्यू भी लेते हैं, बार बार रिव्यू लेते हैं। जब हमें लगता है कि अब इसमें कोई भी किसी भी जगह पर कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, फिर हम जाते हैं बेटे किस तरफ, प्रोग्राम लिखने की तरफ। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप जो है इसका ये कि जब आपने एक एल्गोरिदम लिख लिया, एल्गोरिदम बनाने की कोशिश की या एल्गोरिदम एक छोटा सा लिखा, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था, फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। फ्लो चार्ट जो है उसके कुछ सिंबल हैं, तो वो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके भी इसी तरह से बेटे एल्गोरिदम जो है इसके भी कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स जो हैं वो बनाने के लिए। और वो स्पेसिफिक हैं, वो वही होंगे जो एज इट इज़ उनको हमने ही इस्तेमाल करना है। तो वो हम इंशाल्लाह देखते हैं। मैं आपको बस ये आखिरी बेटे ये 4-5 चीज़ें हैं वो बता के फिर आज का ये लेक्चर इंशाल्लाह क्लोज। पहला तो है बेटे स्टार्ट, दूसरा है उसमें इनपुट,
तीसरा है बेटे सेट, चौथा है इफ एल्स, गो टू, आउटपुट, और आखिर पे है स्टॉप। बेटे ये कुछ छोटी छोटी इस्तिलाहात हैं जो टर्म्स हैं इस्तेमाल होती हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। ये फ्लो चार्ट वाले हैं, स्टार्ट और स्टॉप। आपका एल्गोरिदम जहाँ से शुरू हुआ पहले आप लिखेंगे पहले स्टेप पे क्या जी स्टार्ट हो गया, और जहाँ पे रुकेगा ख़त्म होगा वहाँ पे लिख देंगे क्या हो गया स्टॉप हो गया। फिर ये भी फ्लो चार्ट वाले ही हैं क्या जी कि क्या डाटा हम फीड करेंगे उसमें, ठीक है ना। जैसे चाय वाली एग्जांपल को हम लें तो जो हमने पानी देना है, जो टी लीव्स देने हैं, जो शुगर देनी है, वो क्या है हमारी, वो इनपुट है बेटे। वो क्या हो जाएगी, वो इनपुट हो जाएगी। और आउटपुट यानी रिजल्ट क्या है उसका, तो चाय बन जानी है, तो वो क्या है हमारे पास, वो आउटपुट है उसका। ठीक हो गया। इसके बाद सेट, सेट को हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि कोई डाटा हमने इसको देना है, कौन कौन सा डाटा देना है, इन डाटा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो हम सेट की उसके लिए वर्ड स्टेट का या यूं कह लें एक स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म में सेट इस्तेमाल करते हैं कि जी ये हमने काम इस तरह से करना है। इफ़ एल्स हम उस सूरत में रखते हैं जहाँ पे हमने एल्गोरिदम में ये बताना हो बेटे कि अगर ये काम ऐसे हो जाए तो ये करो। मिसाल के तौर पर अगर पानी बॉयल हो जाएगा तो हमने केटल को फायर से रिमूव कर देना, हटा देना है। अगर बॉयल नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर नहीं हटाना। तो ये इसके लिए हम इफ़ एल्स इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ वाटर बॉयल्स तो हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव द केटल फ्रॉम द फायर। और एल्स क्या होगा, एल्स वो ज़ाहिर है फायर के ऊपर ही रहेगी और वो काम होता रहेगा। तो इफ़ एल्स भी हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से बेटे एक इसमें है गो टू, जो लास्ट है इसकी टर्म गो टू। गो टू किस लिए इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम के एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने के लिए। प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए हम क्या करते हैं, गो टू को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐसे ही कह लें कि जी जैसे इंग्लिश में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जी एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, तो हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं गो टू। लेकिन यहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, जो प्रोग्राम होगा, उसके मुख्तलिफ फ़ेज़ होंगे। एक फ़ेज़ वो होगा जिसमें वो पहला काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा करेगा। इसकी मिसाल आपको यूँ दे देता हूँ कि कोई एक इदारा है और उस इदारे में अकाउंट का भी अकाउंट्स की ऑप्शन भी मौजूद है, उसमें एडमिन भी मौजूद है, ठीक है जी। और उसके अलावा उनकी वो सैलरी का सिस्टम भी सारा है, वो भी किया जाना है। और इसके साथ जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो वो चीज़ पैदा कर रही है वो कंपनी या फैक्ट्री या जो भी है। अब ये बन के बेटे 1 2 3 और 4 फेज़ हो गए उसके, ठीक है ना। तो जब हमने अकाउंट का पोर्शन कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ी है कि अकाउंट से रेलेवेंट काम जो है हमारा एडमिन में भी हो सकता है, या अकाउंट का काम मुकम्मल करके हमने एडमिन में जाना है, तो फिर हम ये टर्म इस्तेमाल करेंगे गो टू, कि यहाँ से हो गया काम तो अब किधर चले जाओ, गो टू में चले जाओ, सॉरी एडमिन में चले जाओ। इसी तरह से एडमिन में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी दूसरे फेज़ में जाने की, किसी दूसरे पोर्शन में जाने की, हम गो टू की टर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ टर्म है, कोडिंग नहीं है, सिर्फ टर्म है। ये कोडिंग क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गो टू के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्ड होगा। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो गो टू ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि आजकल जो है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेटे इसको यूँ समझ लें कि इसको ऑब्सलीट कर दिया गया, निकाल दिया गया, ये नहीं लेते। गो टू जो है इसको रोक दिया गया है। ये गो टू सिर्फ महदूद हो गया, कहाँ तक, एल्गोरिदम तक महदूद हो, ठीक है। तो बेटे ये चंद एक स्टेप्स थे जो ज़रूरी हैं किसके लिए, ये यूँ कह सकते हैं ये वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो एक एल्गोरिदम को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ एग्जांपल्स में आपको साथ आपके साथ लेके चलूँगा, 1 या 2 आपको करवाऊँगा। जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट की तो इसी तरह से बुक में एल्गोरिदम की भी कोई 8-10 एग्जाम्पल हैं, तो 1-2 मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा, और बाकी जो होंगी वो बेटे आपने खुद से एक्टिविटी के तौर पर लेनी है और उनको सॉल्व करके देखना है। आज का लेक्चर बेटे हम यहाँ पे ही रोकते हैं। अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।